गौरी की ट्रेन जाने के बाद रुद्र वापस आ गया। वह उसके फोन का इंतजार कर रहा था। समय बीतता जा रहा था, पर गौरी का अभी तक फोन नहीं आया था और ना ही वह रुद्र का फोन उठा रही थी। रुद्र उसे थोड़े थोड़े समय बाद कॉल कर रहा था, पर फोन का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वह बहुत चिंतित हो रहा था। वो बेसब्रों की तरह अपने कमरे में यहाँ से वहाँ घूम रहा था। उसने रात का खाना भी नहीं खाया। बस वो फोन हाथ में पकड़े हुए बड़बड़ा रहा था कि कितनी लापरवाह है ये लड़की। जब मैंने इससे कहा था कि पहुंचते ही फोन लगाए, फिर अभी तक क्यों नहीं लगाया। इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छा है, पर अपने बारे में खबर तो देनी चाहिए। वैसे वो ऐसा कभी करती तो नहीं कि मेरा फोन ना उठाए। हे भगवान, वो किसी मुश्किल में ना हो बस। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। शायद भूल गई होगी वो। और दूसरी ओर गौरी अपने घर पहुंचकर इस तरह से सो रही थी मानो कभी सोई ही ना हो। दरअसल उसकी यही आदत थी। जब भी वह अपने शहर आती, वह सीधे आकर ना किसी से ज्यादा बात करती और ना कुछ और। बस कुंभकर्ण की तरह 4-5 घंटे तक सोती रहती थी। गौरी के घर में उसके सारे रिश्तेदार और अन्य परिवार वाले आए हुए थे। उसके घर में रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी। उसके बुआ, मामा, मौसी और उसकी उम्र के उनके बच्चे सब आए थे। जब गौरी सोकर उठी और उसने थोड़ी देर बाद अपने बैग से फोन निकालकर देखा, तो रुद्र की 95 मिस्ड कॉल पड़ी हुई थी। उसने अपने सर पर हाथ पटका और कहा, लो, अफसर मुझे डांटेंगे। जरूर कोई इमरजेंसी होगी, कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा होगा, तभी इतनी बार उन्होंने मुझे कॉल लगाया। उसने रुद्र को कॉल लगाया और रुद्र ने झट से कॉल उठा लिया। रुद्र ने जैसे ही गौरी की आवाज़ सुनी, तो उसके मन को बहुत सुकून मिला। गौरी, हेलो सर। वो सॉरी, मैं आपका कॉल नहीं उठा पाई। कोई इमरजेंसी थी क्या? रुद्र, मैंने तुमसे कहा था ना कि घर पहुंचते ही मुझे कॉल करना, और तुम मेरा भी कॉल नहीं उठा रही थी। थोड़ा सख्ती से। गौरी, सर वो मैं सफ़र से थक गई थी, तो 4-5 घंटे सो रही थी, पर जैसे ही मैंने आपकी मिस कॉल देखी, मैंने तुरंत कॉल लगाया। पर आपने बताया नहीं कि क्या इमरजेंसी थी जो आपने 95 बार कॉल किया। रुद्र ये सुनकर हिचकिचा गया। उसे लगा उसने 95 बार कॉल कर दिया। उसे पता भी नहीं चला। उसने कहा, इमरजेंसी तो कुछ नहीं थी, बस मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि तुम ठीक ठीक पहुंच गई हो। गौरी रुद्र की बात सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। वो थोड़े समय के लिए स्तब्ध रह गई। वो सोचने लगी कि उसकी इतनी चिंता अब तक उसके माँ पापा के अलावा किसी ने नहीं की थी। गौरी के कुछ ना बोलने पर रुद्र ने सोचा, मैं भी पागल हूँ, क्या जरूरत थी मुझे ये सब बोलने की। पता नहीं ये मुझे कैसा लड़का समझ रही होगी। गौरी फोन कान में लगाए हुए खड़ी थी। तभी उसके हम उम्र फुफेरे भाई ने ठिठोली करते हुए कहा, क्यों, किससे बात कर रही है? जीजू से। गौरी ने अपने भाई से कहा, बकवास ना कर, ऑफिस से फोन है। भाई ने फिर ठिठोली करते हुए कहा, ऑफिस से फोन? वो भी रात के 9 बजे? हाँ, समझ गया। ऑफिस तेरा ससुराल और वहाँ का ऑफिसर मेरे जीजू हैं। मुझे भी आते रहते हैं मेरे ऑफिस से। गौरी, तू भाग रहा है या नहीं? रुद्र ये सुनकर हंस रहा था। रुद्र, तुम्हारे घर में बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, कोई फंक्शन है? गौरी ने कहा, सर वो मेरी कल सगाई है। रुद्र ने सांस भरते हुए कहा, अच्छा तो फिर ठीक है, तुम अपना काम कर लो, मैं रखता हूँ। और फोन कट गया। गौरी के घर में सगाई की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और गौरी रुद्र के बारे में सोच रही थी कि रुद्र मेरी इतनी चिंता क्यों करते हैं। कोई भी किसी पराई की इतनी फिक्र कब करता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अभिराज का फोन आया। उसने गौरी से कहा, छुट्टी मिल गई है, मैं कल शाम के पहले आ रहा हूँ। सुबह हो गई। गौरी सोकर उठी। उसका पूरा घर शांत था। उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या हुआ है। माँ, अभिराज जिस जगह ड्यूटी पर था, वहां अचानक कुछ घुसपैठियों ने हमला कर दिया और उसे गोली लग गई है। उसकी हालत बहुत खराब है। उसके पिता का फोन आया था। उन्होंने कहा कि अभिराज तुझसे मिलना चाहता है, हमें निकलना होगा, तू तैयार हो जा। गौरी ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि गौरी और उसके माता पिता अभिराज के पास पहुंचे। अभिराज ने गौरी को देखा, उसे अपने पास इशारे से बुलाया और कहा,
हम फौजियों की जिंदगी तो देश की ही होती है, देश तो मेरी जान ही है। पर उसके बाद एक तुम ही हो जिससे मैं प्यार करने लगा था। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी चुनना जो मुझसे कहीं ज्यादा तुमसे प्यार करे। गौरी, आप इस तरह की बात मत करो, आप ठीक हो जाओगे। गौरी की आंखें नम हो गईं। अभिराज, तुम बहुत मासूम हो गौरी, कुछ नहीं समझती। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें सदा खुश रखे। मेरे माँ पापा मेरी गलतियां माफ करना और मुझे याद करके रोना नहीं। अभिराज ने गौरी के लिए एक लॉकेट खरीदा था। उसने लॉकेट गौरी के हाथ में रखा। सोचा था कि तुम्हें शादी के बाद अपने हाथों से पहना दूंगा, पर तुम तो मेरे नसीब में बस इतने ही वक्त के लिए थी। इसे मेरी निशानी समझकर रखना। मैं भगवान से विनती करूंगा कि अगले जन्म में तुम मुझे पूरी जिंदगी के लिए हमसफर की तरह मिलो। इतना कहते ही अभिराज की सांसें थम गईं। उसकी माँ बहुत रोने लगी। चारों ओर मातम छा गया। गौरी एकदम सन्न रह गई। तभी अभिराज की माँ ने रोते हुए कहा, इस लड़की को ले जाओ, इसकी छाया मेरे बेटे को खा गई। गौरी की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो भागकर बाहर आ गई। अभिराज को तिरंगे में लपेटकर सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया और उस वीर शहीद को सलामी दी गई। अंतिम क्रिया के बाद गौरी अपने घर आ गई। वह एकदम शांत सी हो गई थी, ना कुछ बोलती ना कुछ खाती, बस एक जगह बैठकर सोचती रहती कि काश मेरी बदकिस्मती अभिराज के साथ ना जुड़ती तो वो आज जीवित होता। गौरी कभी भी इस तरह की बातों में विश्वास नहीं करती थी। इस पर तकदीर ने उसके साथ जो खेल खेला था तो वो विचलित हो गई थी। तभी एक दिन उसकी माँ उसके पास आई। गौरी की उदासी देख उसकी माँ ने उससे बात करने का सोचा। वो उसके पास गई और बोली, गौरी, कब तक इस तरह से रहेगी? तुझे इस तरह देख पूरा घर परेशान है। गौरी, माँ, काश मैं अभिराज की जिंदगी में ना आती तो वो आज जीवित होते। माँ, तू पागल है क्या? पढ़ी लिखी होकर इस तरह की बातें कर रही है। और बहुत ही किस्मत वालों को ऐसी मौत नसीब होती है जो देश को समर्पित हो। और अभिराज तो चाहता था कि तू खुश रहे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। गौरी, पर माँ, मुझे पता नहीं क्यों बार बार यही लगता है, मन ही नहीं हट रहा है। माँ, पर तुझे आगे बढ़ना होगा। तेरे सामने पूरी जिंदगी है। तू कल अपनी नौकरी के लिए निकलेगी। तेरे ऑफिस से कॉल भी आ रहे हैं और कोई तेरे रुद्र सर का भी कॉल आया था। तू बात करने की हालत में नहीं थी तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने तुझे छुट्टी तो दे दी थी, पर मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ से जाएगी तो तेरा मन लगेगा। गौरी अपने घर से निकल गई और अगले दिन ऑफिस पहुंची। लगभग सभी को पता चल ही गया था जो गौरी की जिंदगी में हुआ था। वो अपनी टेबल पर मायूसी से बैठी थी। दिव्या ने कुछ देर उसका मन बहलाने की कोशिश की, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। रुद्र उसे थोड़ी थोड़ी देर में देख रहा था। लंच टाइम में उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। रुद्र उसको इस हालत में देख नहीं पा रहा था। उसने गौरी को अपने केबिन में बुलाया और कहा, गौरी, कल तुम्हें मेरे घर आना होगा क्योंकि कल मुझे बाहर जाना है तो मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। गौरी, ओके सर। रुद्र उस दिन घर गया और उसने अपनी माँ को गौरी के बारे में सारी बात बताई कि अभिराज की मौत होने से उसका मन विचलित है। और उसने कहा कि माँ, मैं चाहता हूँ कि कल आप गौरव और मैं बाहर चलें। हम गौरी को भी ले चलेंगे, उसका मन बहल जाएगा। मैंने उसे कल बुला लिया है, बस आप उसे मना लेना। मेरा कहना ठीक नहीं लगेगा और वो चलेगी भी नहीं। रुद्र की माँ गौरी के लिए रुद्र की फिक्र समझ रही थी। उन्होंने कहा, ठीक है, तू चिंता मत कर। अगले दिन गौरी रुद्र के घर आई। वहां सब बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। रुद्र की माँ ने गौरी से चलने के लिए कहा, पर गौरी ने मना किया। उन्होंने गौरी को चलने पे जोर दिया और उसे मना लिया। गौरी, पर आंटी, चलना कहाँ है? रुद्र की माँ, वो शहर से बाहर एक मंदिर है, यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ बहुत अच्छे नज़ारे भी हैं। एक बात और, वहाँ सभी लड़कियों और औरतों को साड़ी पहनकर जाना होता है और लड़कों को कुर्ता। गौरी, पर मेरे पास साड़ी नहीं है तो मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग जाएं, मेरा मन भी नहीं है। तभी गौरव ने लपक कर कहा, अरे नहीं नहीं, रुद्र कल ही नई साड़ी लेकर आ चुका है, मतलब अश्वनी के लिए, वो पहन लो। माँ, बोलो ना आप।
गौरी, उनकी साड़ी मैं कैसे पहन सकती हूँ? रुद्र सर क्या सोचेंगे? माँ, अब तू जा और साड़ी पहन ले। रुद्र कुछ नहीं कहेगा। चल मैं तुझे तैयार करती हूँ। गौरी कुछ ही देर में तैयार होकर बाहर आ गई। रुद्र और गौरव दोनों सामान गाड़ी में रख रहे थे। रुद्र की नज़र गौरी पर पड़ी। गौरी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो उसे एकटक देखे जा रहा था। गौरव ने उससे पानी की बोतल उठाकर देने को कहा तो उसने सुना ही नहीं। गौरव, लो ये जनाब फिर खो गए। रुद्र, रुद्र, अगर तुझे माँ ने इस तरह गौरी को ताकते हुए देख लिया ना तो पूरा प्लान खराब हो जाएगा। गौरव ने फुसफुसाकर कहा। गौरव की बात सुनकर रुद्र का ध्यान हटा और वो गाड़ी चलाने के लिए सीट में बैठ गया। गौरी रुद्र की माँ के साथ पीछे और गौरव फ्रंट सीट पर बैठ गया। रुद्र गाड़ी के रियर मिरर से गौरी को छुपी नजरों से देख रहा था। मौसम बहुत सुहाना था। गौरी बाहर देख रही थी और रुद्र गौरी को देख रहा था कि अब गौरी का मिजाज थोड़ा ठीक हो रहा है। फिर सब मंदिर पहुंच गए। वह एक शक्तिपीठ था। सब अंदर गए। रुद्र और गौरी ने एक साथ दर्शन किए। उनको शादीशुदा जोड़ा समझकर पंडित जी ने गौरी को देवी माँ की चुनरी दे दी और दोनों को सदा साथ रहने का आशीर्वाद दिया। गौरी ने चुनरी रुद्र की माँ को देते हुए कहा कि आंटी, पंडित जी ने गलती से हमें शादीशुदा जोड़ों वाली चुनरी दे दी है। आप ये अश्वनी को दे देना। अब मैं क्या करूँगी इसका? रुद्र की माँ, नहीं बेटा, ये चुनरी तुझे माता ने दी है और भगवान की दी हुई चीज किसी और को नहीं देते। ये अब तेरी है, इसे तू ही रख। रुद्र की माँ की बात मानकर गौरी उस चुनरी को अपने पर्स में रख लेती है। फिर वो सभी उस जगह के नज़ारों को देखने जाते हैं। वो जगह घने जंगलों, पहाड़, नदी से सुसज्जित थी। गौरी अब पहले से ठीक लग रही थी और वो अब गौरव के मजाक पर हंस रही थी। रुद्र की माँ भी गौरी को देखकर खुश थी। वहाँ बहुत से बच्चे थे। गौरी उन बच्चों के साथ आंख में पट्टी बांधकर खेल रही थी और वो बच्चों को पकड़ रही थी। एक बार तो उसने गलती से रुद्र को पकड़ लिया और जब उसने पट्टी खोली तो सॉरी बोलकर हंसने लगी। रुद्र भी हंसने लगा। रुद्र के चेहरे पर अब चैन था। गौरी को बहुत दिनों के बाद अच्छा महसूस हो रहा था। फिर सब वापस आ गए। अगले दिन गौरी पहले जैसे खुशी से ऑफिस गई। वो काम कर रही थी। तभी दिव्या ने उससे कहा कि सुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। गौरी, हाँ बोलिए ना। दिव्या, तू मेरी बातों का बुरा मत मानना। मैं तेरी बड़ी बहन की तरह हूँ। मैं बस तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि तू अब रुद्र सर के साथ सिर्फ काम से काम रख तो अच्छा है। उनके और उनके परिवार के साथ ज़्यादा घुलना मिलना बंद कर दे। गौरी, पर मैं तो सिर्फ उनसे काम की बात करती हूँ और काम के सिलसिले में ही मैं उनके घर जाती हूँ। पर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? दिव्या, कल तू रुद्र सर की फैमिली के साथ घूमने गई थी ना? गौरी, हाँ, पर हुआ क्या? दिव्या, कल मैं लंच टाइम पर सभी के साथ बैठी थी तो वहाँ सब तेरी बात कर रहे थे कि रुद्र सर और तेरे बीच कुछ है और रुद्र की तो सगाई भी हो चुकी है। फिर भी तेरी बेवजह की चिंता करने का दिखावा करता है। शायद वो तेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं। देख गौरी, तू बहुत भोली है। कौन तेरा किस तरह फायदा उठा सकता है तू ये नहीं जानती। ये अमीर घर के लड़के ऐसे ही होते हैं। इनके एक साथ कई अफेयर्स होते हैं। गौरी, पर मुझे तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि वो मेरे साथ किसी अलग तरह से बात कर रहे हों या कुछ और। दिव्या, देख, तू समझने की कोशिश कर। वो सिर्फ रुद्र की ही नहीं बल्कि कल से तेरे उसके जाने के बाद तेरे बारे में भी बहुत सी बातें हो रही हैं कि अभिराज के जाने का गम इतनी जल्दी भूल गई। देख, मैं ये सब सुन नहीं पा रही थी और मैं उनसे कुछ कह भी नहीं पाई। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अब तू रुद्र सर से दूर रहने की कोशिश कर। मैं तेरे बारे में और कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। गौरी की आंखें नम हो गईं। बेचारी अभी अभी तो खुश हुई थी और लोगों को उसकी खुशी बर्दाश्त कहाँ थी। उसे रुद्र से अपनापन लगने लगा था, पर वो सोच रही थी कि कहीं उसका ये सुख एक छलावा न बन जाए। वह ऑफिस के गार्डन में बैठी थी। उसे दिव्या की कई बातें याद आ रही थीं और वो उसी चिंता में डूबी हुई थी कि तभी गौरी गार्डन में बैठी गुमसुम सी खोई हुई थी कि अचानक ऊपर रखे हुए गमले में से एक उसके हाथ में गिर गया। उसके हाथ में चोट आ गई थी। खून भी बहने लगा था।
गमला भारी था तो शायद उसकी कलाई में अंदरूनी चोट आ गई थी। उसे दर्द हुआ तो उसने आह कहकर चीखा। रुद्र वहीं दूर खड़ा था। वह गौरी की आवाज सुनकर दौड़ कर आया और उसका हाथ अपने हाथ से पकड़ लिया। रुद्र ने अपने रूमाल को गौरी के हाथ में लपेट दिया जिससे खून रुक जाए, पर गौरी को बहुत दर्द हो रहा था, इतना कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी दिव्या और अन्य लोग आ गए। रुद्र गौरी को दर्द में नहीं देख पा रहा था। उसने गौरी से हॉस्पिटल चलने को कहा, पर गौरी ने उसे मना कर दिया। गौरी ने कहा, मैं खुद चली जाऊंगी। रुद्र ने कहा, देखो मुझे लग रहा हाथ में अंदरूनी चोट है, मेरी बात मानो, मेरे साथ अभी चलो प्लीज। रुद्र ने गौरी से हाथ जोड़ते हुए कहा। गौरी रुद्र की फिक्र समझ रही थी, पर वह सोच रही थी कि अगर वो रुद्र के साथ गई तो लोगों को उन दोनों के बारे में बातें करने का मौका मिल जाएगा। गौरी नहीं मानी और कहने लगी कि मैं खुद चली जाऊंगी। जब गौरी नहीं मानी तो रुद्र ने उसे अपनी गोद में उठाया और अपनी गाड़ी से उसे हॉस्पिटल ले गया। जब गौरी ने उसे दखल देने से मना किया तो उसने गौरी से बिल्कुल चुप रहने को कहा। हॉस्पिटल में जब गौरी का चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, उसे कम से कम 15 दिन उस हाथ से कोई काम नहीं करना चाहिए। गौरी के हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। रुद्र को तो गौरी की तकलीफ देखकर उससे कहीं ज्यादा तकलीफ हो रही थी। कुछ देर बाद गौरी को डिस्चार्ज कर दिया गया। रुद्र गौरी को गाड़ी तक ले जाने के लिए उसे अपनी गोद में उठाने लगा तो गौरी ने कहा, सर चोट मेरे हाथ में है, पैर में नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ। जब गौरी गाड़ी के पास पहुंची तो रुद्र ने दरवाजा खोला और उसे बैठाया, फिर उसकी सीट बेल्ट लगाई। वह बहुत ही कम गति से गाड़ी चला रहा था जिससे गौरी को किसी भी प्रकार का झटका ना लगे। गौरी रुद्र की उसके लिए फिक्र देखकर सोच रही थी कि मेरा मन नहीं मानता कि रुद्र मेरे लिए तो क्या, किसी के भी बारे में कुछ गलत सोचेंगे। जो लोग फायदे के लिए करीब आते हैं वो इतने फिक्रमंद नहीं होते, पर फिर भी मैं रुद्र सर से दूरी बनाकर रखूंगी जिससे दुनिया हमारे बारे में बातें ना बनाए। गौरी कड़क आवाज में, सर आप मुझे इस तरह सबके सामने उठाकर क्यों ले आए? आपको कभी अंदाजा भी होता है कि सब क्या सोच रहे होंगे? रुद्र, सॉरी, गंभीरता से, और रुद्र ड्राइव करने लगा। गौरी, आप मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ पूछ रही हूँ। गौरी की बातें रुद्र सुन तो रहा था पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। कुछ देर में वो दोनों गौरी के पीजी में पहुंच गए। रुद्र गौरी को अंदर ले गया और उसे सोफे पर बैठा दिया। रुद्र ने किचन से पानी लाया और दवाइयाँ खोलकर गौरी को दिया। गौरी ने दवाइयाँ खा लीं। रुद्र, तुम्हारे कपड़े और डेली यूज का सामान कहाँ है? गौरी, पर क्यों? रुद्र, मुझे पैकिंग करना है। तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम्हें वहीं रहना होगा। गौरी, सर आप पागल तो नहीं हो गए हैं? मैं आपके साथ क्यों जाने लगी भला? और फिर आप इतने हक से कैसे कह सकते हैं मैं नहीं जाऊंगी तो बस नहीं जाऊंगी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। रुद्र, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। रुद्र ने गौरी की बात हंसते हुए दोहराई। जब चाहे तब अपने आप को घायल करती रहती हो और ध्यान रखोगी अपना। और तुम्हारे घर के बिखरे सामान को देखकर लग रहा है जैसे वो भी तुमसे परेशान हैं। गौरी, मैं चाहे जो करूं, ये मेरी जिंदगी है, आपको कोई हक नहीं है इसमें दखल देने का। रुद्र, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? जब देखो चबड़ चबड़ मुंह चलाती रहती हो। अब बेकार की बातें बंद करो और बताओ सामान कहाँ है, वरना मैं खुद ढूंढ लूंगा। रुद्र गौरी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा तो गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया और एकदम शांति से उससे कहने लगी, देखिए सर, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी फिक्र समझती हूँ, पर अगर मैं आपके साथ रहने लगी तो मेरे परिवार को अच्छा नहीं लगेगा। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। हमारे यहाँ कोई भी लड़की इस तरह किसी लड़के के घर जाए तो ये अच्छा नहीं माना जाता। रुद्र गौरी की बात सुनकर बोला, ठीक है, और सीधे उठकर अपने घर चला गया। गौरी ने राहत की सांस ली। रुद्र अपने घर गया और अपनी माँ को सारा हाल सुना दिया और उसने कहा कि गौरी अकेली है माँ, वो अपना ख्याल कैसे रखेगी? मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है दुनिया की
परवाह छोड़कर मैं उसे अपने पास ले आऊं? रुद्र ने नम आंखों से कहा। रुद्र की माँ पहले ही जानती थी कि रुद्र गौरी से प्यार करने लगा है। बस वो रुद्र के मुंह से सुनना चाहती थी। माँ ठीक ही तो कह रही है वो। इससे तो उसके अच्छे संस्कार और सभ्य घर का पता चलता है। वो अपने माँ बाप की कितनी फिक्र करती है, ये उसने साबित कर दिया। अगर वो मेरी बेटी होती तो मुझे उस पर गर्व होता। और तू उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? तेरा रिश्ता क्या है उससे? तेरा हक क्या है उस पर? तू छोड़ क्यों नहीं देता उसे उसके हाल पर? रुद्र कैसे छोड़ दूं माँ उसे? आप तो मुझसे सांस लेना छोड़ने को कह रही हो। मैं सांस भी लेना छोड़ सकता हूँ पर उसे नहीं। माँ मेरी जिंदगी से बढ़कर है वो, मेरा प्यार है वो। रुद्र की आंखें आंसुओं से भर गईं। रुद्र को देख उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, पगले, मैं ये बहुत पहले से जानती थी, बस तुझसे सुनना चाहती थी। मैं जाऊंगी उसके पास और उसे लेकर आऊंगी। उसका अपनी बेटी की तरह ख्याल रखूंगी। रुद्र और उसकी माँ गौरी के पास गए। गौरी से मिलने दिव्या आई हुई थी। रुद्र की माँ से और रुद्र से गौरी ने बैठने को कहा। रुद्र की माँ ने गौरी का हाल पूछा और उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। गौरी ने कहा, आंटी आप परेशान हो रही हैं, मैं ठीक हूँ और मेरी माँ पापा दोनों तीर्थ पर गए हैं। जैसे ही वो आएंगे मैं उन्हें बुला लूंगी। रुद्र की माँ, तो फिर उन्हें आने में ज़्यादा वक्त लग जाएगा। अब तो तुझे मेरे साथ चलना होगा। तू अकेले अपना ध्यान नहीं रख पाएगी। दिव्या तू समझा ना? दिव्या, हाँ गौरी, आंटी सही कह रही हैं। तू अब जमाने को छोड़, अपना ध्यान रख। और अगर अब किसी ने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्र की माँ, क्या हुआ दिव्या? और किसने क्या कह दिया? गौरी ने दिव्या को आंख दिखाई, पर दिव्या ने रुद्र की माँ से और रुद्र से वो सब बातें बता दी जो स्टाफ के लोग गौरी और रुद्र के बारे में कर रहे थे। दिव्या, इसलिए आंटी ये पागल लड़की टेंशन में बैठी थी और ये कमाल कर लाई। मैं तो इसे अपने घर ले जाती, पर मैं बड़े परिवार में रहती हूँ तो पता नहीं वो क्या कहेंगे। मैं तो खुद उनसे परेशान हूँ। रुद्र की माँ, तुम चिंता मत करो दिव्या, मैं संभाल लूंगी। और गौरी तुम अभी अपने माता पिता को फोन लगाओ, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। रुद्र की माँ ने बड़ी विनम्रता के साथ गौरी के माता पिता से बात की और गौरी की हालत बताकर उसे अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। गौरी के माता पिता ने उनसे भी विनम्रता पूर्वक परेशान न होने के लिए कहा। फिर उन्होंने रुद्र की माँ का आग्रह स्वीकार कर लिया। रुद्र बहुत खुश हुआ। उसने राहत भरी सांस ली। रुद्र की माँ और रुद्र गौरी को अपने साथ घर ले आए। गौरी रुद्र के रेजिडेंट आ चुकी थी। रुद्र तो ये सोचकर खुश था कि अब वह गौरी का ख्याल अपनी नज़रों के सामने रख सकेगा। रुद्र ने गौरी के लिए उसके सामने वाला कमरा तैयार कराया था, जिससे गौरी को किसी भी वक्त जरूरत पड़ने पर वह उसके पास जा सके। गौरी हाथ की चोट के कारण घर पर ही आराम करती थी। उसे कुछ दिन तो घर पर मन ही नहीं लगता था, और लगता भी कैसे, वो एक दिन भी ऑफिस से बेवजह की छुट्टी नहीं लेती थी। रुद्र की माँ की कोई बेटी नहीं थी तो वो गौरी को अपनी बेटी की तरह रखती थी, पर वो रुद्र की माँ से भी कितना बात कर सकती थी, फोन भी कितनी देर चला सकती थी और कितनी किताबें पढ़ती। वह रुद्र के घर में मौजूद होने पर भी उसे सिर्फ हालचाल और किसी जरूरत तक सीमित बात ही करती थी। वो रुद्र से इस तरह भी घुली मिली नहीं थी कि उससे किसी नए की तरह बात करे, और रुद्र उसकी फिक्र करने के मामले में तो गौरी की भी बात नहीं सुनता था, पर सामान्य बातें करने में भी वो उसके सामने हिचकिचाता था। रुद्र को भी समझ आ गया था कि गौरी का मन नहीं लग रहा है। एक दिन वो दोपहर को घर जल्दी आ गया। ड्राइवर उसकी गाड़ी लगा रहा था कि उसकी नज़र छत पर पड़ी। छत पर उसके सर्वेंट के बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। वो गाड़ी से उतरा। उसने सोचा कि मैंने तो आज तक एक भी बच्चा रेजिडेंट के आसपास खेलते हुए नहीं देखा, पर इतने बच्चे अचानक यहाँ। फिर उसे छत से उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी, गौरी तू अपना हाथ संभाल बेटा। गौरी, अरे आंटी आप टेंशन मत लो, मैं ध्यान दे रही हूँ। गौरी रुद्र की माँ से इस अंदाज में बात कर रही थी जैसे बेटी अपनी माँ से। रुद्र ये सब सुन रहा था। गौरी पतंग का धागा एक हाथ से पकड़े हुए छत के किनारे आई और गौरी सब बच्चों के साथ जोर से बोली, वो काटा ये। उसने सामने वाले घर के लड़कों की पतंग काट दी थी
और सब बच्चे ताली बजाकर हंसने लगे। गौरी भी बहुत खिलखिलाकर हंस पड़ी। रुद्र नीचे से उसे देखे जा रहा था। उसने पहली बार गौरी को इस तरह से खुलकर हंसते हुए देखा था। रुद्र छत पर पहुंचा। वहां गौरी सब बच्चों को जल्दी जाकर पतंग लूटने को कह रही थी। रुद्र को देखते ही गौरी शांत हो गई। उसने कहा, वो सर, आज मकर संक्रांति है, इसलिए मैंने इन बच्चों को बुलाया था। अगर आप चाहे तो मैं अभी ये सब रोक देती हूँ। रुद्र, इतनी जल्दी रोक दोगी? मेरे साथ पतंग नहीं लड़ाओगी? अभी देखा मैंने तुम्हें एक हाथ से कारनामा करते हुए। रुद्र की माँ हंसते हुए, तू बड़ा दबंग अफसर बनता फिरता है ना। देख अब मेरी बेटी तुझे कैसे हराती है। गौरी रुद्र पतंग लड़ा रहे थे। वो दोनों पहली बार एक दूसरे से इतना घुल मिल रहे थे। उन्होंने एक साथ मिलकर दूसरे पतंगबाजों की पतंग भी काटी। गौरी और रुद्र आपस में दोस्तों की तरह घुल रहे थे। अब गौरी रुद्र के घर में सहज होने लगी थी। वो रुद्र की माँ के आगे पीछे घूमती रहती थी, जैसी वो अपनी माँ के साथ रहती थी। रुद्र की माँ भी उसका अपनी बेटी की तरह ख्याल रखती थी। उन्हें हमेशा से ही एक बेटी की चाह थी, जो गौरी के आने से पूरी हो रही थी। रुद्र की माँ रोज रोज गौरी के बाल संवारती, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, एक माँ की तरह लाड करती। रुद्र और गौरी भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो अब एक दूसरे से बात करने में भी सहज हो गए थे। रुद्र को अपने प्यार के साथ गौरी में एक दोस्त भी नजर आने लगा था। वो ऑफिस से आने के बाद सीधे गौरी को देखने जाता था और दूसरी ओर गौरी को भी रुद्र का साथ अच्छा लगने लगा था। वो रुद्र के आने का इंतजार करती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। वो रुद्र के लिए अनजाना लगाव महसूस कर रही थी। गौरी के रहने से रुद्र के घर में चहल पहल रहती थी। रुद्र की माँ और रुद्र को बहुत अच्छा लगता था। रुद्र गौरी को उसका ख्याल न रखने पर डांटता तो उसकी माँ गौरी का पक्ष लेकर रुद्र को डांटती और गौरी को इस पर बड़ा मजा आता था। रुद्र गौरी को रूटीन चेकअप पर ले जाया करता था। अब गौरी का हाथ ठीक होने लगा था। उसके हाथ का प्लास्टर भी निकल गया था। गौरी की माँ ने फोन पर गौरी से कहा, तू कब तक रुद्र के घर पर रहेगी? अब तो तू ठीक भी हो गई है। वो बहुत अच्छे हैं जो तेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, पर तू उन्हें और परेशान ना कर। गौरी, हाँ माँ, मैं जल्द ही आंटी से बात करती हूँ। गौरी ने रुद्र से ऑफिस जाने को कहा। रुद्र ने भी हामी भर दी। अगले दिन रुद्र अपनी कार निकालकर खड़ा हो गया। गौरी, मैं कार में नहीं जा पाऊंगी। दवाइयाँ खाने के कारण मुझे घबराहट होगी। मैं अपनी स्कूटी से चली जाऊंगी। रुद्र, फिर से अपना हाथ तोड़ना है क्या? तुम्हारा हाथ अभी इतना नाजुक है कि भार सहन नहीं कर सकता। रुद्र अंदर से अपनी बुलेट निकाल कर लाया। उसने बुलेट को डुअल सीट किया और गौरी से बैठने को कहा। इसमें चलो। गौरी, मैं अपने पापा के सिवा किसी के पीछे नहीं बैठी। मैं नहीं जाऊंगी इस पर, और अब तो ऑफिस के लोग और देखेंगे मुझे। रुद्र ने अपने सर पर हाथ पटका। तुम पता नहीं किस तरह की लड़की हो। मैंने भी आज तक किसी लड़की को अपने पीछे नहीं बैठाया, पर मैं बैठा रहा हूँ ना, तो तुम भी बैठ जाओ। और तुम ऑफिस वालों की चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कौन क्या बोलता है। रुद्र ने गौरी को एक दोस्त की तरह डांटते हुए कहा। रुद्र की माँ ने गौरी से कहा, क्या तू भी फालतू की बातों में लगी है? चली जा। रुद्र, चल रही हो या यहीं छोड़ जाऊं? गौरी, हाँ हाँ चल रही हूँ। ये कहते हुए गौरी रुद्र की तरफ मुंह बिगाड़कर उसके पीछे बैठ गई। रुद्र आईने में गौरी के चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगा। रुद्र के सामने गाड़ी आ गई। उसके अचानक ब्रेक लगाने पर गौरी उसकी ओर झुक गई। गौरी रुद्र के करीब आने से घबरा गई और उसने नजरें नीची कर लीं। रुद्र ने गौरी से उसे पकड़कर बैठने को कहा और वो दोनों ऑफिस पहुंच गए। सभी ने गौरी से बेहद अच्छे से बात की। रुद्र के डर से किसी ने भी उन दोनों के बारे में बकवास बातें नहीं की। गौरी को हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने बुलाया और कहा, गौरी, आपका ट्रांसफर एप्लीकेशन मंजूर हो गया है। अब बस इस पर रुद्र सर के हस्ताक्षर बाकी थे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने जब गौरी को उसके ट्रांसफर मंजूर होने के बारे में सूचना दी तो गौरी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। वह ये खबर सुनकर उदास हो गई।
हाँ, कुछ समय पहले जब लोग उसके और रुद्र के बारे में बातें करने लगे थे, तब उसने ही सोचा था कि वो अपना तबादला करा ले, और उसने अपने शहर में ही नौकरी करने के लिए आवेदन पत्र डिपार्टमेंट को लिखा था। पर रुद्र के साथ रहने से उसके मन के सारे डर दूर हो गए थे। वो रुद्र के साथ कोई अनजानी डोर से जुड़ रही थी। उसे रुद्र के साथ रहना, समय बिताना, झगड़ना, रुद्र को रोज रोज देखना बहुत अच्छा लगने लगा था। बस उसे ही अब तक पता नहीं चला था कि ये एहसास है क्या, ये सिर्फ आकर्षण है, या किसी के साथ रहने के कारण उठे सामान्य से भाव, या कुछ ऐसा जिसे वो कभी समझना ही नहीं चाहती थी। बस वो इसी उलझन में थी। दूसरी ओर गौरी के तबादले का आवेदन रुद्र के पास हस्ताक्षर के लिए पहुंच गया। रुद्र को बड़ा दुख हुआ, पर वो तो हमेशा से ही गौरी की खुशी में ही खुश था। उसने सोचा कि अगर गौरी यहाँ से जाना चाहती है तो मैं उसे किस हक से रोक सकता हूँ। मैं तो अभी तक उसके मन की बात भी नहीं जान पाया कि वो मेरे लिए कुछ महसूस करती है या नहीं। रुद्र उस आवेदन पत्र में दस्तखत नहीं कर पा रहा था। वो चाहता तो ये सब रोक सकता था, पर उसे गौरी की खुशी के आगे अपनी खुशी कहाँ दिखाई देती थी। रुद्र बहुत ही खराब महसूस कर रहा था। उसने गौरी को अपने केबिन में बुलाया और उसे कहा, तुमने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था? गौरी, हाँ सर। पर इससे पहले कि गौरी कुछ कह पाती, रुद्र उसी के सामने दस्तखत कर चुका था। रुद्र 7 दिन के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। गौरी ने कुछ भी नहीं कहा और वहां से चली गई। गौरी सोच रही थी कि रुद्र चाहता तो ये सब रोक सकता था, पर उसने नहीं रोका। मैं ही पागल हूँ जो उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। वो तो सभी की फिक्र करते हैं, मैं कोई स्पेशल थोड़ी ना हूँ। भगवान का शुक्र है कि इस ट्रांसफर के कारण मेरे दिमाग में उठ रहे सारे सवाल और सारे भ्रम अब शांत हो जाएंगे। और गौरी की आंखें नम हो गईं। यहाँ रुद्र गौरी की हाँ सुनकर सोच रहा था कि अब तो जब गौरी ने खुद ही हाँ कर दी तो मैं कौन होता हूँ उसकी जिंदगी के फैसले लेने वाला। रुद्र की आंखों में आंसू आ गए। वो दफ्तर में 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठ पा रहा था और वो वहां से चला गया। वह बहुत ही बेचैन था और बुलेट को बहुत तेज भगा रहा था। उसके सामने गौरी का चेहरा बार बार आ रहा था। वह इतना दुखी तो गौरी का रिश्ता होने पर भी नहीं हुआ था, पर अब वह गौरी के दूर जाने से घबरा रहा था। वो शायद इसलिए कि गौरी के साथ इतने दिनों तक रहने के बाद उसका प्यार और भी गहरा हो गया था। उसके जज्बात उसके काबू में नहीं आ रहे थे। बुलेट की रफ्तार बहुत अधिक थी। बेमौसम बरसात से सड़कें भीगी हुई थीं और तभी रुद्र के सामने एक बच्चा आ गया। बच्चे को बचाने के लिए रुद्र ने हैंडल घुमाया और उसकी बुलेट कार से टकरा गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। वहां मौजूद लोग उसे पास के हॉस्पिटल ले गए। गौरी की मां ने रुद्र के बारे में गौरी को जैसे ही बताया, वो बेचैन हो गई। वो बस रुद्र के पास जाना चाहती थी। वो दफ्तर में थी। वो दिव्या के साथ वहां से निकली। गौरी ने दिव्या से कहा, मैं गाड़ी चलाती हूँ, आप पीछे बैठिए। दिव्या ने उसे हाथ की चोट के कारण मना किया। तू पागल है, तेरा हाथ अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तू गाड़ी नहीं चलाएगी। गौरी ने गुस्से से झल्लाकर कहा, मैंने कहा ना पीछे बैठिए। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मुझे कैसे भी जल्दी जाना है, मैं संभाल लूंगी। दिव्या ने गौरी को उसे इस तरह से बात करते हुए कभी भी नहीं देखा था, पर वो समझ रही थी कि गौरी के ऊपर क्या बीत रही है। गौरी ने खुद को संभालते हुए दिव्या से विनम्रता से कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। दिव्या, हाँ हाँ पता है, अब तू चल, तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगी, अभी हॉस्पिटल चल। दिव्या ने अपनेपन से कहा। गौरी और दिव्या हॉस्पिटल पहुंचे। रुद्र की माँ बाहर बैठी रो रही थी। गौरी ने उनसे कहा, आंटी सर कहाँ हैं और कैसे हैं? रुद्र की माँ ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंदर है वो। गौरी कमरे में हड़बड़ी में गई। रुद्र पलंग पर आंखें बंद करे हुए सोया हुआ था। गौरव रुद्र के पलंग के पास बैठा था। गौरी ने गौरव से कहा, ये सर आंखें क्यों बंद किए हुए हैं? क्या हुआ है सर को? ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? जल्दी बताइए ना आप मुझे। और आंटी रो क्यों रही हैं? गौरव ने पहली बार गौरी को रुद्र के लिए इस तरह से परेशान देखा था। बिल्कुल इसी तरह ही उसने रुद्र को गौरी के लिए हर बार बेचैन होते हुए देखा है। गौरव ने गौरी के मन को जानने के लिए कहा, माँ क्यों रो रही है? ये कैसा सवाल है?
बेटा इस कंडीशन में है तो कोई भी माँ रोएगी ही। रुद्र को दिल में, मेरा मतलब दिमाग में बहुत गंभीर चोट लगी है, इसलिए वो बेहोश है। गौरी रुद्र के पास खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार लग गई। उसके आंसू की बूंदें रुद्र के हाथ पर गिरने लगीं। जब रुद्र ने छुपी नजरों से देखा कि गौरी एकदम शांत हो गई है और उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, वो एकटक रुद्र को देखे जा रही थी, तो रुद्र ने अपनी आंखें खोलीं और उठकर बैठ गया। गौरी रुद्र को उठता देखकर बहुत ही खुश हुई। उसने रुद्र से नजर चुराते हुए आंसू पोंछे, क्योंकि वो अपने भाव उसके सामने नहीं लाना चाहती थी। गौरी, सर आप ठीक तो है ना? रुद्र, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे दिमाग में कोई चोट नहीं आई है, बस मामूली सी चोट है। खुशकिस्मती से मैं पानी के गड्ढे में गिर गया था तो ज़्यादा चोट खाने से बच गया, और मैं और गौरव मजाक कर रहे थे। गौरी, मजाक पर क्यों? और बाहर आंटी, वो भी मजाक कर रही थीं। गौरव, अरे वो उनकी आदत है, रुद्र को तकलीफ में देख वो रोने लगती हैं। रुद्र, तुमने भी तो ट्रेन में मेरे साथ मजाक किया था ना, तो बस उसी का हिसाब हो गया आज। और सब हंसने लगे। गौरी भी शर्मिंदगी से मुस्कुराने लगी। तभी दिव्या बोली, सर आपके एक्सीडेंट का सुनकर ये पागल इतनी स्पीड से गाड़ी भगा कर लाई है कि मुझे लग रहा था कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन ना बन जाए। रुद्र गौरी पर गुस्सा करते हुए, तुम्हें मेरी भाषा समझ नहीं आती क्या? तुमने क्या सोचकर गाड़ी चलाई? मैं इसलिए तुम्हें आज अपने साथ ऑफिस लेकर आया था ना, क्योंकि तुम्हारा हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। फिर भी लापरवाही क्यों करती हो? यहाँ मैं हूँ तो ये हाल है, ट्रांसफर हो जाने पर दूसरे शहर में पता नहीं तुम क्या करोगी। गौरी चिढ़कर, आप ना हर समय मुझे डांटते क्यों रहते हो? और आपसे तो अच्छी गाड़ी चलाती हूँ ना, बेवकूफ़ों की तरह भगाती तो नहीं हूँ। और आप बताएं, आप क्यों इतना तेज गाड़ी चला रहे थे? कि आफत आन पड़ी थी? अगर कहीं टूट फूट जाते तो खुद का ख्याल तो रख नहीं पाते, मेरा रखेंगे। गौरव और दिव्या देख रहे थे कि रुद्र गौरी लड़ाई में भी एक दूसरे की परवाह कर रहे थे। वो पहले तो मजे ले रहे थे, फिर गौरव ने कहा, बस अब बस करो यार तुम दोनों, मेरा तो सिर पक गया। ऐ रुद्र, तू सो चुपचाप, और दिव्या मैडम आप ये गौरी को ले जाइए। गौरी कमरे से बाहर जाने लगी तो रुद्र ने कहा, अरे दरवाजे से हाथ बचा के, दिव्या मैम आप इसे पीछे बिठाकर ले जाना। और वो हंस पड़ा। गौरी ने भी कहा, आप तो अपना ख्याल रखें, गौरव देखना आप कहीं सर पलंग से ना गिर जाए। गौरी हंसते हुए बाहर चली गई। रुद्र भी गौरी की बात सुनकर नजरें झुकाकर मुस्कुराने लगा। गौरव रुद्र से बोला, तूने आज कुछ नोटिस किया? रुद्र, क्या? गौरव, तेरे एक्सीडेंट के बारे में जानकर गौरी कितनी बेचैन हो गई थी। अपनी परवाह किए बिना वो तेरे पास भागी चली आई, और तो और तेरी तकलीफ देख अपने आंसू भी नहीं रोक पा रही थी। रुद्र, तो इसमें गौर करने वाली क्या बात है? वो तो किसी को भी तकलीफ में देख बेचैन हो जाती है। गौरव, अरे मेरे भोले यार, ये आम नहीं है। मैंने उसकी आंखों में आज वो तड़प देखी है जो मैं हर पल तेरी आंखों में देखता हूँ। रुद्र, तो क्या गौरी भी मेरे लिए कुछ महसूस करने लगी है? गौरव, हाँ यार, पर शायद अभी वो खुद नहीं जानती। रुद्र, मैं इंतजार करूंगा कि मेरा एक तरफा प्यार हम दोनों के प्यार से मिलकर एक हो जाए। रुद्र को खुशी थी कि वो गौरी के दिल में जगह बनाने लगा है। रुद्र हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर लौट आया। वो घर आया तो गौरी के कमरे में पहुंचा। वहां रुद्र की माँ बेड पर बैठकर रो रही थी और गौरी अपनी पैकिंग करते हुए उन्हें समझा रही थी। गौरी, अरे आंटी, आप क्यों गंगा जमुना बहा रही हो? इतना तो मेरी माँ भी नहीं रोई थी जब मैं यहाँ आई थी। मैं कौन सा देश के बाहर जा रही हूँ, इसी स्टेट के शहर में जा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ ना कि आपसे मिलने आया करूँगी। रुद्र की माँ, मैं कुछ नहीं जानती, तू मुझे छोड़ कहीं नहीं जाएगी। मुझे बड़ी मुश्किल से बेटी का सुख मिला था, और तेरा क्या भरोसा तू कब मुझसे मिलेगी? गौरी, पर आंटी अब जाना जरूरी हो गया है, मुझे जाना होगा। गौरी ने उदासी से कहा। रुद्र वहीं खड़ा ये सब सुन रहा था कि तभी रुद्र की माँ की नज़र उस पर पड़ी। रुद्र की माँ, रुद्र इधर आ, तू इसे रोक लेना। तेरे दस्तखत के बिना तो इसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तो फिर तू ही कुछ क्यों नहीं करता? रुद्र, पर माँ मैं दस्तखत कर चुका हूँ और लेटर कन्फर्म भी हो चुका है। रुद्र की माँ, तुम दोनों एक ही जैसे हो, तुम दोनों को बस
अपने अपने काम की पड़ी रहती है, मेरी किसी को चिंता ही नहीं है। रुद्र की आंखें गौरी को देखकर नम हो गईं और गौरी भी उदासी से रुद्र की ओर देख रही थी। रुद्र वहां से चला गया। रात हो चुकी थी। गौरी को अगले दिन निकलना था। गौरी के जाने की खबर से रुद्र के घर का माहौल उदासी भरा था। किसी ने भी खाना नहीं खाया था। गौरी ने रुद्र की माँ को अपना बास्ता देकर खाना खिला दिया, पर रुद्र ने उस दिन कुछ नहीं खाया। रुद्र अकेला छत पर बैठा हुआ था। तभी उसे वही पायल की छन छन सुनाई दी जो उसने गौरी के लिए उससे छुपकर राजस्थान में ली थी। वो पीछे पलटा तो गौरी अपने हाथों में खाने की प्लेट और रुद्र की जैकेट हाथ में लेकर आ रही थी। वो रुद्र के पास आई और बैठ गई। रुद्र ने उसे देखकर कहा, तुम सोई नहीं अभी तक? गौरी, बस नींद नहीं आ रही है। एक बात बताएं, आप इतनी देर तक छत पर क्यों बैठे हैं और बिना किसी गर्म कपड़े के? सर्दी नहीं लग रही है क्या? ये लें, जैकेट पहने। रुद्र ने जैकेट पहन ली। जिस हक से गौरी रुद्र से बात कर रही थी, रुद्र को अच्छा लग रहा था। गौरी, और आपने आज खाना भी नहीं खाया? ये लीजिए, अभी खाइए। गौरी ने खाने की प्लेट रुद्र को दी। रुद्र ने खाने पर से ढकी हुई प्लेट को अलग किया और हंसकर बोला, ये क्या? इंस्टेंट नूडल्स। गौरी ने शर्माते हुए बोला, वो क्या है सर कि मुझसे खाना बनाना नहीं आता, तो मैंने यही बना दिया। रुद्र, अरे पर बॉडी फिट रखने के लिए मैं फास्ट फूड, नूडल्स और ऑयली फूड नहीं खाता। गौरी, हाँ हाँ मुझे पता है, आप रोज घास फूस खाते हैं। अगर आज आप ये खा लेंगे तो आपके 6 पैक में से 2-4 पैक घुल थोड़ी ना जाएंगे। रुद्र गौरी की बात सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था और वो हंसते हुए बोला, तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें आती कहाँ से हैं? तुम एकदम पागल हो यार। गौरी भी हंस पड़ी और बोली, मैं तो नॉर्मल बात करती हूँ, हंसी तो लोगों को अपने आप आ जाती है। अब चलिए जल्दी से खत्म करिए। गौरी रुद्र के खाना खत्म करने तक उससे बात करती रही। जब रुद्र ने खाना खा लिया तो गौरी उठी और जाने लगी। गौरी, चलिए अब मैं चलती हूँ, आप भी आ जाइए। रुद्र ने गौरी का हाथ पकड़ा और हिचकिचाकर छोड़ दिया और कहा, सॉरी। मत जाओ ना गौरी, वो मेरा मतलब है थोड़ी देर और रुक जाती तो मुझे अच्छा लगता। वैसे भी कल तुम चली जाओगी तो इसके बाद पता नहीं हमें कब मौका मिलेगा बात करने का। रुद्र की आंखें नम हो गईं और उसने अपनी नजरें झुका लीं। गौरी रुद्र के रोकने पर मना नहीं कर पाई और वो रुक गई। रुद्र, तुम्हें तो अंधेरे से डर लगता है ना, फिर तुम यहाँ छत पर अकेली आ कैसे गईं? सीढ़ियों में तो अंधेरा था। गौरी लड़खड़ाती आवाज में, हाँ वो मैं पता नहीं कैसे आ गई। मैंने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और भगवान का नाम लेकर पहुंच गई। रुद्र हंस पड़ा। रुद्र और गौरी बातें करते जा रहे थे जैसे जन्मों जन्मों से बातें ना किए हों। रुद्र ने भी अपनी जिंदगी के सारे छोटे बड़े छुपे अनछुपे किस्से कह डाले। गौरी भी अपनी बातें रुद्र से बता रही थी। दोनों कभी किसी बात पर हंसते तो किसी बात पर उदास हो जाते। दोनों एक दूसरे की बातों पर बोर भी नहीं हो रहे थे। उनको पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। गौरी, लो सुबह हो गई। आपने भी सर बातें करने में लड़कियों को पीछे कर दिया। अभी मेरी पैकिंग बाकी है और मुझे ऑफिस जाकर आखिरी बार स्टाफ से भी तो मिलना है। मैं चलती हूँ। रुद्र तो कुछ समय तक के लिए भूल ही गया था कि गौरी को आज जाना है। वो उदास हो गया। रुद्र, हाँ तुम जाओ, वैसे भी जो जाना चाहता है उसे कौन रोक सकता है। अचानक माहौल गंभीर हो गया। रुद्र की बातों से उसकी तड़प झलक रही थी। गौरी, रोकने वाले तो रोक भी सकते हैं पर शायद रोकना नहीं चाहते। गौरी की आवाज़ भरी हुई और आंखें नम थीं और वो वहां से चली गई। अब वो समय आ गया था जब गौरी को रवाना होना था। उसकी सारी तैयारी हो चुकी थी। वो थोड़ी देर में निकलने वाली थी। गौरव उसे स्टेशन तक छोड़ने जा रहा था। रुद्र की माँ के आंसू ही नहीं थम रहे थे और गौरी उनसे ना रोने के लिए विनती कर रही थी। उसी समय रुद्र की मंगेतर अश्वनी, उसके पिता और रुद्र के पिता वहां आ गए। रुद्र के पिता और अश्वनी के पिता रिटायर ऑफिसर थे। उन्हें एक साथ कई समारोह में बुलाया जाता था। रुद्र के पिता रुद्र के साथ नहीं रहा करते थे। वे रिटायरमेंट के बाद अपने पुश्तैनी घर पर रहा करते थे। अश्वनी भी अपने परिवार के साथ शहर से बाहर रहती थी। जब उन सब ने पूछा कि गौरी यहाँ क्या कर रही है तो रुद्र की माँ ने उनसे गौरी के एक्सीडेंट का सारा हाल बता दिया। रुद्र के पिता को
कोई परेशानी ना हुई, पर अश्वनी को तो पहले से ही गौरी पसंद ना थी। गौरव, चलें गौरी, समय हो गया। गौरी ने सबसे विदा ली। रुद्र वहां मौजूद नहीं था। वो उसके कमरे में गई। रुद्र अकेला बैठा हुआ था। गौरी, सर आप यहाँ हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। मैं आपको बाय करने आई थी। रुद्र जाने लगी। चलो कभी ना कभी तो मिलेंगे हम। रुद्र और गौरी एक दूसरे को एकटक देखे जा रहे थे। उन दोनों की आंखें तो नम थीं, पर आंसू नहीं आ रहे थे, जैसे वो दोनों अपने अपने जज्बात एक दूसरे के सामने न आने दे रहे हों। रुद्र गौरी की ओर इस तरह से देख रहा था जैसे कह रहा हो, रुक जाओ प्लीज रुक जाओ। गौरी, तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी वो करूँगा, कभी डांटूंगा भी नहीं। रुक जा यार प्लीज, मत जा। और गौरी रुद्र की ओर ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, एक बार रोक कर तो देखो, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रुक जाऊंगी। गौरी वहां से बिना कुछ कहे निकल गई। रुद्र ने भी उससे कुछ भी नहीं कहा। गौरी के जाते ही रुद्र की आंखें छलक पड़ी। गौरी गाड़ी में बैठ गई। गौरव ने गाड़ी स्टार्ट करने वाला था। गौरी की आंखों से न जाने क्यों आंसू निकल रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, आई लव यू गौरी। गौरी ने जब गाड़ी से बाहर आकर पीछे देखा तो वो रुद्र था। रुद्र ने उससे कहा, हाँ गौरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि मैं खुद नहीं जानता। मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मत जाओ यार। गौरी, पर आपने मुझे रोकने में इतनी देर क्यों लगा दी? रुद्र, तुम ही तो जाना चाहती थी ना, तो मैं कैसे रोकता? गौरी, हाँ पहले जाना चाहती थी, पर अब नहीं। मैं तो ये सोच रही थी कि आप उस लेटर पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, पर आपने तो मेरी पूरी बात सुने बिना ही साइन कर दिए। रुद्र, पर अब तो कह रहा हूं ना, रुक जाओ। गौरी और रुद्र की आंखें छलक रही थीं। गौरी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों रुकना चाहती हूँ। मेरा मन क्यों आपसे दूर होने से डरता है। ये क्या हो रहा है मुझे? गौरी भरी हुई आवाज में, ये कैसी तड़प है जो शांत नहीं होती है? रुद्र, ये तड़प, ये डर मैं भी तुम्हारे लिए इसी तरह से महसूस करता हूँ गौरी। मेरे लिए तो इसका एक ही जवाब है, प्यार। मैं तुमसे बिना किसी चाह के, बिना किसी वजह के प्यार करता हूँ। गौरी, तो क्या मैं भी? हाँ मैं भी। और गौरी रुद्र से लिपटकर रोने लगती है। रुद्र भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उन दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रुद्र की माँ, रुद्र के पिता, अश्वनी, अश्वनी के पिता और गौरव सभी वहीं खड़े होकर ये सब देख रहे थे। रुद्र की माँ और गौरव इस बात से खुश थे कि रुद्र को उसका प्यार मिल गया और गौरी को भी उसके प्यार का एहसास हो गया। अश्वनी और उसके पिता को ये सब देख बड़ा गुस्सा आया और अश्वनी बोली, ये क्या मजाक है रुद्र, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें याद भी है कि तुम्हारी सगाई मुझसे हुई है? तुम किसी भी अनजानी लड़की के साथ कैसे प्यार कर सकते हो? अंकल, रुद्र के पिता, आप कुछ क्यों नहीं कहते? रुद्र के पिता, ये क्या हरकत है रुद्र? रुद्र ने गौरी का हाथ थाम लिया। उसने कहा, पापा ये कोई अनजानी नहीं है, ये मेरा प्यार है। और रही बात अश्वनी से सगाई की, तो मैं उस सगाई को क्यों मानूं जो कभी हुई ही नहीं? पापा आप ही बताइए, मैं किसी ऐसी लड़की के साथ पूरी जिंदगी कैसे रह सकता हूँ जिसे मैं प्यार ही नहीं करता? आप ही बताइए। आप और माँ ने भी तो प्यार किया था और फिर शादी, तो आप अपने बेटे की खुशी नहीं चाहेंगे? रुद्र की माँ, मैं रुद्र के साथ हूँ और मैं बहुत पहले से जानती हूँ कि रुद्र गौरी से प्यार करता है। अश्वनी के पिता रुद्र के पिता से, देख यार, तूने मुझसे वादा किया था। रुद्र के पिता गौरी के पिता से, आपको याद हो तो मैंने आपसे ये कहा था कि अश्वनी और रुद्र एक दूसरे को जान और समझ लेंगे तो ही हम उनकी शादी करेंगे। पर अब मेरा बेटा गौरी से प्यार करता है तो मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। जो उसकी खुशी है उसी में ही मेरी खुशी है। ये सुन रुद्र, गौरी, गौरव और रुद्र की माँ सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अश्वनी और उसके पिता गुस्से में वहां से चले जाते हैं। रुद्र, गौरी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। गौरी ने सिर हिलाकर हामी भर दी और रुद्र अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने अपने जेब से एक बॉक्स निकाला जिसमें अंगूठी थी। उसने अपना हाथ गौरी के आगे किया और कहा,
गौरी मैं जानता हूँ ये तरीका बहुत ही आम है। दरअसल ये सब कुछ इस तरह हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास प्लान नहीं कर पाया। ये अंगूठी भी मैंने उस समय खरीदी थी जब मुझे ये तक नहीं पता था कि तुम मेरी हो पाओगी या नहीं। गौरी मुस्कुराने लगी। तभी रुद्र ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गौरी। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। तुम मुझसे शादी करोगी गौरी? रुद्र की बात सुनकर गौरी बहुत खुश हुई। उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ रुद्र, पर आज तक मेरी जिंदगी के फैसले मेरे माँ पापा ने ही लिए हैं और ये फैसला भी उनका होगा। उनकी हाँ में ही मेरी हाँ होगी। रुद्र ये सुनकर मुस्कुरा दिया, जैसे वो जानता हो कि गौरी यही कहेगी। रुद्र के पिता हंस पड़े और बोले, रुद्र तेरी पसंद ने तो मेरा भी दिल जीत लिया। इसके जैसा साफ मन तो मैंने कहीं नहीं देखा, जो अपने प्यार के सामने होने के बावजूद अपने पहले प्यार यानी अपने माता पिता के बारे में सोच रही है। जो लड़की अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे सकती, वो तुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। रुद्र के पिता ने गौरी और रुद्र के सर पर हाथ रखकर कहा, तुम दोनों चिंता मत करो। मैं खुद जाकर गौरी के माता पिता से बात करूंगा और उनको मनाऊंगा भी। अगले दिन ही रुद्र के माता पिता रुद्र का रिश्ता लेकर गौरी के घर के लिए निकले। वहां जाकर उन्होंने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक गौरी के माता पिता से रुद्र और गौरी के रिश्ते के लिए आग्रह किया। गौरी के पिता ने विनम्रता से कहा, हम बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता खुद चलकर आया है, पर हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। हम आपके जितने अमीर भी नहीं हैं और असल बात यह है कि हम अपनी जाति के बाहर अपनी बेटी कैसे ब्याह सकते हैं। हमारे समाज वाले पता नहीं शादी को अपनाएंगे या नहीं। हम आपके इस प्रस्ताव का आदर करते हैं, पर हम ये शादी नहीं कर सकते। रुद्र की माँ, पर भाई साहब, गौरी और रुद्र एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। आप बच्चों की खुशी के लिए ही हाँ कर दीजिए। गौरी के माता पिता राजी नहीं हुए और रुद्र के माता पिता निराश होकर आना पड़ा। गौरी, मैं जानती थी यही होगा। गौरी मायूस हो गई। उसे लग रहा था कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो अपने आप को बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। रुद्र भी बेचैन था कि अब आगे क्या होगा। रुद्र किसी काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। गौरी रुद्र की माँ के साथ शॉपिंग मॉल में आई हुई थी कि तभी उसे उसकी माँ का फोन आया। उन्होंने कहा, गौरी मैंने तेरे लिए बहुत ही अच्छे लड़के की तस्वीर भेजी है, तू बता कैसी है। मुझे और तेरे पापा को तो वो बहुत ही पसंद है। तेरे लिए बेस्ट है। हमने तो हाँ भी कर दी है, बस तू एक बार देख ले। गौरी, अब आप लोगों ने हाँ कर दी है तो मैं देखकर क्या करूँगी। गौरी की माँ, तू देख और अभी बता, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्र की माँ के पूछने पर गौरी ने कहा, माँ ने किसी लड़के की तस्वीर भेजी है। रुद्र की माँ ने कहा, तुझे नहीं देखना तो बता, मैं देख लूँ। रुद्र की माँ, अरे लड़का तो ठीक ठाक है यार, पर तेरे लायक नहीं है। तू कहाँ छुई मुई और ये कहाँ सख्त लोहा। तेरा मेल ना हो पाएगा इससे। फिर भी अपनी माँ की खातिर तू इसे देख के बता दे कि कैसा है, वरना वो नाराज होंगी। गौरी का मन एक नज़र के लिए भी उस तस्वीर को देखने को तैयार नहीं था, पर माँ के कारण जब वो उस तस्वीर को देखती है तो सन्न रह जाती है, जैसे उसने वो देख लिया हो जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। तभी उसकी माँ का फिर कॉल आया। उन्होंने कहा, बताएगी नहीं, कैसी लगी तेरे पापा और मेरी पसंद। गौरी कुछ बोली पाती कि मॉल में लगे डिस्प्ले स्क्रीन पर गौरी की तस्वीरें आने लगीं। वहां मौजूद सभी लोग देखने लगे। जब गौरी ने देखा कि डिस्प्ले में उसी की ही तस्वीरें हैं तो वो कुछ समझ ही नहीं पाई ये सब क्या हो रहा है। मॉल के ऊपरी फ्लोर से हार्ट शेप बैलून्स और लाल गुलाब गिरने लगे और गौरी के सामने वाली दीवार पर एक पोस्टर खुल गया जिस पर लिखा था, आई लव यू गौरी, विल यू मैरी मी। गौरी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और रुद्र उसके सामने आ गया। वह ठीक उसी तरह अपने घुटनों पर बैठ गया जैसे उसने पहली बार गौरी से शादी के लिए पूछा था और उसने अंगूठी गौरी के आगे की। रुद्र ने कहा, अब तो हमारे माँ पापा भी मान गए हैं, अब तो हाँ कर दो यार, करोगी मुझसे शादी? गौरी की आंखों में आंसू थे। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी रुद्र। रुद्र ने गौरी को अंगूठी पहना दी। रुद्र से रहा ना गया। उसने गौरी को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे को कसकर गले से लगाए हुए थे।
भी अब इतने खुश थे कि खुशी के मारे उनकी आंखें छलक रही थीं। मॉल में मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। ये देख वो थोड़ा दूर दूर हो गए। रुद्र की माँ ने उन दोनों से साथ घूमने को कहा और वो वहां से चली गईं। रुद्र, कैसा लगा मेरा प्रपोज करने का अंदाज तुम्हें? पसंद तो आया ना? गौरी, हाँ बहुत ही रोमांटिक था, पर आपको ये सब तामझाम करने की इजाजत कैसे मिल गई? रुद्र हंसा और बोला, तामझाम? हंसते हुए, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं। गौरी उसकी तरफ देखने लगी तो रुद्र बोला, हाँ ठीक है, सच बताता हूँ, ये मॉल मेरे दोस्त का है, इसलिए परमिशन लेने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। गौरी, और मेरे माता पिता को कैसे मना लिया? रुद्र, हाँ ये बहुत मुश्किल था, पर हो गया। मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर तुम्हारा ट्रांसफर कैंसिल करवाने गया था, वहीं से तुम्हारे शहर घूम आया। गौरी हंस पड़ी। कुछ दिनों बाद दोनों के परिवार वालों ने रुद्र और गौरी की सगाई तय कर दी। सब अच्छा चल रहा था। आज रुद्र और गौरी की सगाई और शादी की तारीख तय होने वाली थी। रुद्र अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी रुद्र के पिता आए और उन्होंने कहा कि तेरे ऊपर रिश्वतखोरी का केस दर्ज हुआ है और तुझे सस्पेंड कर दिया गया है, और अगर कोर्ट में ये सच साबित हो गया तो तेरी नौकरी जा सकती है। रुद्र, पर पापा मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है, ये आप भी जानते हैं कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। रुद्र के पिता, हाँ रुद्र, ये मैं जानता हूँ और मैंने पूरी छानबीन भी की है, पर सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं। रुद्र बहुत ही सदमे में था और तभी नीचे से रुद्र की माँ की आवाज आई, रुद्र नीचे आ जाओ, गौरी और उसके परिवार वाले आए हैं। रुद्र और उसके पिता नीचे हॉल में आए। सभी लोग बैठे हुए थे। गौरी भी अपने माँ के पास खड़ी थी। गौरी ने रुद्र को देख एक प्यारी सी मुस्कान दी। रुद्र भी मुस्कुराया। गौरी ने रुद्र की ओर देखा तो उसने पाया कि रुद्र परेशान सा दिख रहा है। पंडित जी दोनों की कुंडली मिला रहे थे और तारीख निकाल रहे थे। तभी रुद्र बोला, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं गौरी से शादी नहीं कर सकता। ये सुन सब स्तब्ध रह गए। रुद्र की माँ ने कहा, क्या हुआ रुद्र, तू ऐसा क्यों कह रहा है, वो भी इस समय? रुद्र, मुझे सस्पेंड कर दिया गया है और हो सकता है कि मेरी नौकरी भी चली जाए। मैं गौरी को शादी के बाद वो खुशियां नहीं दे पाऊंगा जो एक लड़की चाहती है। शायद मैं तो उसकी ज़रूरतें भी पूरी ना कर पाऊं। और वो चला गया। वो छत पर खड़ा था, तभी उसे गौरी के आने की आहट हुई। गौरी आई और गुस्से से बोली, हाँ मैं क्यों करने लगी ऐसे लड़के से शादी जो मुझे खुश ना रख सके, जिसके पास अच्छी नौकरी और बैंक बैलेंस ना हो। मैं तो पैसे की भूखी हूँ ना। आपको तो यही लगता है ना, ऐसा सोचते हो आप मेरे बारे में? रुद्र, नहीं गौरी, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं बस यही जानता हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी परेशानी में नहीं देख सकता। गौरी नम आंखों से, मैंने आपसे प्यार किया है, आपके रूप रंग पैसे पद या किसी और चीज़ से नहीं। आपकी हर कमी मेरी है और आपकी हर खुशी हर गम मेरा है। पर आपके लिए तो बहुत ही आसान है ना मुझसे दूर रहना। आपको तो पहले भी मेरी खुशी के लिए दूर होने को तैयार हो जाते थे, चाहे मैं खुद ये चाहती हूँ या नहीं। पर मेरा दिल आपकी तरह मजबूत नहीं है रुद्र। ये कहते हुए गौरी की आंखें छलक पड़ीं। रुद्र गौरी के आंसू पोंछते हुए, तुम बार बार रोकर अपनी खूबसूरत आंखें सुजा क्यों लेती हो? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं खुद नहीं जानता कि मेरे ऊपर ये इल्जाम कैसे लग गया। गौरी, आप सिर्फ सस्पेंड हुए हैं, हम पता लगाएंगे आपको किसने फंसाने की साजिश की है। गौरी और रुद्र नीचे आ गए और उनकी सगाई की तैयारियां शुरू हो गईं। रुद्र बहुत खुश था, और होता भी क्यों ना, उसे गौरी के रूप में एक बेहद प्यार करने वाला प्यारा हमसफर जो मिल गया था। रुद्र के पिता ने अपने दोस्तों से और पहचान वालों से रुद्र के ऊपर लगे केस को झूठा साबित करने वाले सबूत जुटाए। गौरी ने भी सभी फाइल्स चेक की और फिर केस की सुनवाई का दिन आया। रुद्र के ऊपर झूठा केस दर्ज होने के बाद भी गौरी उसे शादी के लिए तैयार थी, और गौरी, गौरव और रुद्र के पापा जी जान लगाकर रुद्र को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत इकट्ठे कर रहे थे। और आज सुनवाई का दिन था। सारे सबूत रुद्र के खिलाफ जा रहे थे और रुद्र को बचाने की सारी कोशिश
नाकाम हो रही थी। सभी निराश थे। तभी वहां अश्वनी आ गई। उसने रुद्र के वकील को एक फाइल दी जिसमें रुद्र के काम का रिकॉर्ड था, जिससे ये साबित हो रहा था कि रुद्र ने किसी भी तरह की रिश्वत ली ही नहीं, और जिन कागजों पर रुद्र के हस्ताक्षर बताए गए थे उसमें कोई हस्ताक्षर थे ही नहीं। वो सभी कागज नकली थे। और फिर जिला न्यायालय में रुद्र बेगुनाह साबित हो गया। सभी बहुत खुश थे। गौरी ने अश्वनी को धन्यवाद दिया और उसे सगाई में आमंत्रित किया। अश्वनी ने भी हामी भरी। सब खुश थे कि अश्वनी का रुद्र के साथ रिश्ता टूटने के बावजूद उसने रुद्र को बचाने में मदद की। और गौरव को समझ नहीं आ रहा था कि अश्वनी तो लगभग 1-1.5 महीने से शहर से बाहर है। ये हो सकता है कि उसे रुद्र के बारे में उसके पिता से पता तो चल गया होगा। अगर वो आज ही आई है तो रुद्र के लिए इतनी जल्दी सबूत जुटा पाना संभव नहीं है। और अश्वनी के पिता तो रुद्र से बेहद नाराज हैं, तो वो रुद्र के लिए कभी कुछ अच्छा सोचेंगे भी नहीं। तो फिर अश्वनी ने अचानक इतनी जल्दी और इतने पक्के सबूत का इंतजाम कैसे कर लिया? तभी रुद्र ने गौरव से कहा, क्या सोच रहा है यार, तुझे चलना नहीं है? सभी घर वापस आ जाते हैं। गौरी सगाई की तैयारियां करने अपने शहर चली जाती है। रुद्र भी तैयारियों में लग जाता है। रुद्र खुद गौरी के लिए सगाई का लहंगा, अंगूठी और बाकी चीजें खरीदता है। रुद्र और गौरी की सगाई गौरी के शहर में थी, तो रुद्र और सभी लड़के वाले गौरी के शहर जाने वाले थे। आज सगाई का दिन था। रुद्र के घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। घर में हड़बड़ी मची हुई थी। रुद्र की माँ नौकरों को डांट रही थी, तुम लोगों को बोला है कि हमें 1 घंटे में निकलना है और तुम लोग इतना धीरे धीरे काम कर रहे हो। रुद्र भी पता नहीं अब तक तैयार हुआ कि नहीं। ये गौरव को भी अभी शहर से बाहर जाना था। वो होता तो मेरा काम चुटकियों में कर देता। रुद्र के पिता उन्हें शांत कर रहे थे। आप शांत हो जाएं, वरना अभी आप अपना बीपी बढ़ा लेंगी तो कोई काम ठीक से ना हो पाएगा। और वहीं रुद्र इतने शोर भरे माहौल में एक जगह छत पर बैठकर गौरी से फोन पर बातें कर रहा था। रुद्र, हम बस निकलने ही वाले थे, फिर मैं पहुंचकर तुम्हें पूरे 7 दिन 14 घंटे और लगभग 21 मिनट बाद देखूंगा। गौरी हंसते हुए, अच्छी बात है, पर आप 7 दिन 14 घंटे बाद नहीं, 7 दिन 16 घंटे बाद देख पाएंगे। रुद्र, अरे 2 घंटे एक्स्ट्रा क्यों? गौरी, आप आते ही मुझसे नहीं मिल पाएंगे। पहले चुनरी चढ़ेगी, आपके यहाँ के सारे रिश्तेदार एक एक करके मेरा आंचल भरेंगे, जैसे कि गोद भराई होती है, पर ये थोड़ा अलग होता है। फिर आखिर में सगाई होगी, तब मैं आपसे मिलूंगी। रुद्र, हाँ तो मैं तुमसे छिपके मिलने आ जाऊंगा ना? गौरी, जी बिल्कुल नहीं, अब आप ज़्यादा मजनूगिरी मत दिखाइए। अभी जितना आप उछल रहे हैं ना, शादी के 1-2 साल बाद ही बोर हो जाएंगे, सोचेंगे कब मैं दूर जाऊं और मेरी बातें आपको चिकचिक लगेंगी। गौरी चिढ़ाने के लिए कहती है। रुद्र चिढ़कर, सुनो मैडम, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, समझी ना आप? और अगर आपको कोई डाउट हो तो अभी मना कर दो, अभी भी टाइम है। गौरी मस्ती भरे अंदाज में, मुझे तो कोई डाउट नहीं है, अगर आपको मुझ पर थोड़ा सा भी है ना तो आप आज ही भरी महफिल में मना कर देना। ओके, अब मैं रखती हूँ, मुझे बहुत से काम हैं और शायद कुछ घंटों तक मैं आपका कॉल रिसीव ना कर पाऊँ, तो उसके लिए सॉरी। ओके बाय। और गौरी हंसकर फोन काट देती है। रुद्र भी गौरी के बचपने पर हंसने लगता है। रुद्र गौरव से फोन पर पूछता है तो वो कहता है कि वो सीधे सगाई पर पहुंच जाएगा। रुद्र उससे जल्दी पहुंचने के लिए कहता है। रुद्र के घर वाले गौरी के शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके साथ अश्वनी भी जाती है, पर उसके पिता नहीं जाते। और कुछ घंटों में सभी गौरी के शहर पहुंच जाते हैं। वो सभी सगाई वाले होटल में जाते हैं। गौरी के घर वाले वहां पहले से ही मौजूद रहते हैं। वो सभी रुद्र के परिवार का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करते हैं। थोड़ी देर में चुनरी चढ़ाने की रस्म शुरू हो गई। गौरी को हॉल में लाया गया। आज उसके चेहरे की खुशी उसकी खूबसूरती को और भी निखार रही थी। एक परी की तरह जब वो हॉल में प्रवेश कर रही थी तो वहां मौजूद सभी नजरें उस पर टिक गई थीं। उस पर रुद्र के प्यार की महक उसकी बड़ी और प्यारी आंखों से झलक रही थी। उसकी माँ उसकी बार बार बलाएं ले रही थी। गौरी की माँ ने उसके चेहरे पर बहुत दिनों के बाद इतनी खुशी देख रही थी। वो भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि हे राम जी, मेरी बेटी की खुशियाँ इसी तरह फूलें और फलती रहें, उसे किसी की नज़र ना लगे। सभी लोग आकर गौरी को उपहार दे रहे थे
और गौरी की सुंदरता और व्यवहार को देखकर रुद्र की माँ से उसकी तारीफ कर रहे थे कि कितनी प्यारी और गुड़ी बहू ढूंढी है आपने। रुद्र की माँ को अपनी होने वाली बहू पर बहुत गर्व हो रहा था। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सब खुश थे। अश्वनी गौरी के पास बैठी थी। सभी लड़कियां गौरी से शादी की बात पर गौरी से ठिठोली कर रही थीं। उन्हीं में से एक ने कहा, अभी हंस ले गौरी, शादी के बाद तो सभी को रोना पड़ता है। तो अश्वनी बोली, गौरी क्यों रोने लगी भला, वो तो सबको इतनी प्यारी लगती है। इसके ऊपर तो इसका पहला मंगेतर इतना फिदा था कि मरते मरते तक उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो गौरी को देखे। अश्वनी ने ये इतना तेज स्वर में बोला कि सब लड़कियां और लोग गौरी को देखने लगे। अश्वनी ने फिर कहा, ऐसा क्या जादू करती हो गौरी तुम अपने आशिकों पर कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजर जाने को तैयार रहते हैं, या कोई और बात है? बताओ ना यार। देख, रुद्र तो बहुत ही शर्मीला है। उसने तो अपने प्यार का इजहार करने में ही इतनी देर लगा दी थी, और वो दूसरे लड़कों से अलग भी है। पर अभिराज तो खुले मिजाज का था ना। रुद्र की माँ, अश्वनी ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अश्वनी, आंटी ये तो हम लड़कियां सिर्फ ठिठोली कर रहे हैं, आप प्लीज रिलैक्स रहें। फिर अश्वनी गौरी से बोली, अच्छा तो मैं कहाँ थी, अच्छा याद आया कि गौरी, अविराज और तुम्हारे बीच कुछ, मेरा मतलब तुम समझ रही हो ना, वरना मुझे तो नहीं लगता कोई भी किसी का ऐसे ही दीवाना हो जाए। तभी उन्हीं लड़कियों में से एक ने कहा, आप कैसी ओछी बात कर रही हैं, गौरी की पवित्रता पर उंगली उठा रही हैं। अश्वनी, मैं कौन होती हूँ किसी की पवित्रता पर उंगली उठाने वाली? मैं तो सिर्फ वो बोल रही हूँ जो आजकल के ज़माने में हो रहा है। अगर गौरी उस तरह की नहीं है, मेरा मतलब उसके और अभिराज के बीच कुछ नहीं था, तो वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सभी लोग गौरी को संदेह से देखने लगे। गौरी सहमी हुई बैठी थी। रुद्र की माँ ने अश्वनी को डांटते हुए कहा कि अश्वनी, बकवास बातें करना बंद करो। देखो सारा माहौल खराब हो रहा है। और रही बात गौरी की पुरानी जिंदगी की, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अश्वनी ने कहा, आंटी आपको मेरी बातें बकवास जरूर लग रही हैं। गौरी की चुप्पी इस पर संदेह पैदा कर रही है। बोलो ना गौरी कि तुम्हारे और अभिराज के बीच क्या था? गौरी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे ये सवाल क्यों किए जा रहे हैं। मैं बस इतना कह रही हूँ कि रुद्र ही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। अश्वनी, रुद्र को प्यार करने से पहले तो तुम अभिराज को पसंद करने लगी थी ना, तभी तो उसका दिया लॉकेट अपने साथ रखती हो। इससे लगता है कि उसके साथ बिताए वो खास पल तुम भूल नहीं पाई हो। क्यों प्यार का ढोंग कर रही हो? यार हद होती है। तुम्हारे जैसी लड़कियां ना लड़कों को फंसाने के लिए हर हद तक चली जाती हैं। अच्छा, इतनी ही सच्ची हो तुम, ईश्वर पर बहुत विश्वास करती हो ना, तो अपने राम जी के पवित्र ग्रंथ की कसम खाओ हम सबके सामने। गौरी, मैं कसम नहीं खाऊंगी। गौरी कुछ आगे बोल पाती कि अश्वनी बोली, अब तो प्रूव हो गया यार। आंटी अब तो आंखें खोलो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, जो बातें रुद्र और आपको पूछना चाहिए तो उन्हें आप नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? आपको पता है किसी भी रिश्ते के लिए ये बातें कितनी जरूरी हैं? रुद्र की माँ, अश्वनी मैंने तुझसे पहले ही बोल दिया है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब तू यहाँ से निकल जा। अश्वनी, आप बड़ों की इसी जिद के कारण कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। आप रुद्र को क्यों नहीं बुलाते? वो ही अपनी जिंदगी का फैसला करे। वो ऐसी लड़की से शादी करेगा। गौरी की माँ, गौरी तू खा लेना कसम बेटा, कसम ही तो है। गौरी, नहीं माँ, मैं इस अपवित्र सोच के लिए पवित्र ग्रंथ की कसम नहीं खा सकती। आप रुद्र को बुलाएं। गौरी की जिद पर रुद्र को बुलाया। रुद्र ने आते ही देखा गौरी की आंखें नम हैं और पूरा माहौल शांत। उसने पूछा, आप लोग शांत क्यों हैं, क्या हुआ? और गौरी को क्या हुआ है? अश्वनी ने सारी बात कहते हुए कहा, रुद्र, ये गौरी तो पवित्रता को साबित करने के लिए कसम ही नहीं खा रही। अब तुम बताओ, तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे? रुद्र अश्वनी के द्वारा गौरी पर लगाए अपलक्ष्य सुनकर गौरी की ओर देख रहा था, और गौरी एकटक श्री राम जी के पवित्र ग्रंथ को अश्वनी द्वारा गौरी पर लगाए अपलक्ष्य को रुद्र के सामने लाया जाता है। रुद्र गौरी की ओर एकटक देखे जा रहा था। सारी बातें सुनने के बाद रुद्र कहता है, अश्वनी तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और यहाँ मौजूद लोगों की संदेह भरी निगाहें भी गौरी की चुप्पी पर सही सवाल उठा रही हैं। अश्वनी रुद्र की बात सुनकर खुश हो जाती है। फिर रुद्र कहता है, उसे आज आपके सामने प्रूफ देना ही चाहिए।
फिर कल एक और अश्वनी आएगी जो अपनी बेवकूफ़ी भरी बातों से संदेह उत्पन्न करेगी। फिर उससे प्रूफ मांगा जाएगा और इस तरह गौरी की पूरी जिंदगी भी निकल जाएगी ना, तो भी उसकी पवित्रता का फैसला नहीं हो पाएगा। रुद्र वहां मौजूद सभी लोगों से कहता है, गौरी को किसी भी तरह से अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैंने उससे प्यार उसके अतीत या उसके वर्तमान हालत के बारे में जानकर नहीं किया था। मैंने तो सिर्फ उससे प्यार किया था। उसके सारे गुण अवगुण कमी पूर्ति सभी मेरे हैं। उसका रंग रूप रहन सहन आजकल स्वभाव जैसा भी है सब मेरे लिए दुनिया में सबसे अलग और प्यारा है। मैं तो उसे तब से प्यार करता हूँ जब मैं ये जानता था कि गौरी किसी और की होने वाली है। अगर आज वो मेरे साथ ना भी होती तो भी मैं प्यार उससे ही करता रहता। अश्वनी, रुद्र तुम प्यार में अंधे हो चुके हो। विश्वास भी तो कोई चीज होती है। रुद्र, जब प्यार होता है तो अपने प्रेमी के सिवाय कुछ दिखता ही कहाँ है। और बात रही विश्वास की, तो विश्वास की जरूरत बंधन में होती है। जैसे शादी की डोर विश्वास पर टिकी होती है, पर प्यार में कोई बंधन नहीं। प्यार की डोर तो खुद प्यार पर टिकी होती है। प्यार तो एक एहसास है जो न उम्र देखता है, न जात पात, न रूप देखता है, न रंग। रुद्र ने गौरी का हाथ पकड़ा और कहा, गौरी भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं करता हूँ। ये पागल तो मेरी नौकरी ना होने पर भी मुझसे शादी करने को तैयार भी हो गई थी। अविराज को गौरी में एक हमसफर दिखने लगा था, तो गौरी भी उसके जज्बातों की कदर करती थी। गौरी ही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। उसके खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता। गौरी, मुझे तुमसे कोई प्रूव ना चाहिए था और ना कभी चाहिए। गौरी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं, पर ये आंसू खुशी और प्यार पर भरोसे के थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। गौरी रुद्र की तरफ देखकर कहने लगी, मुझे दुनिया के सवालों से फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस देखना चाहती थी कि रुद्र मेरे बारे में क्या कहेंगे। मेरा मन जानता था उनका ये जवाब सारे सवालों को शांत कर देगा। सभी रुद्र और गौरी के प्यार की पवित्रता को देख उनकी सराहना करने लगे। अश्वनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, सब गौरी का ढोंग है रुद्र। रुद्र, वैसा ढोंग जैसा तुमने मुझे झूठे केस में फंसाकर और फिर सबके सामने बचाकर किया था। अश्वनी, ये तुम क्या कह रहे हो रुद्र? रुद्र, जब तुम अचानक मुझे बचाने आई तो मुझे और गौरव को तुम पर शक हुआ। फिर गौरव ने जाकर तुम्हारे बारे में सब पता लगा लिया कि कैसे तुमने मुझे रिश्वत लेने के लिए फंसाया और फिर खुद ही आकर बचा लिया। तुम चाहती क्या हो अश्वनी? अश्वनी झल्ला कर, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी रुद्र, पर ये गौरी बीच में आ गई और सब काम खराब हो गया और तुमने मुझे इस गौरी के पीछे ठुकरा दिया। मैं इस तरह हार नहीं सकती थी रुद्र। रुद्र, यही तो तुम समझती नहीं हो अश्वनी। आज तक हर चीज को पाना चाहा है, पर प्यार में तो त्याग होता है जो सबके बस की बात नहीं है। इसलिए तुम मुझे भी अपनी जिद्दी समझती हो सके तो हमारी जिंदगी से चली जाओ। अश्वनी गुस्से से वहां से चली जाती है। अश्वनी के जाने के बाद रुद्र और गौरी की सगाई खुशी खुशी हो गई। सारा माहौल वापस से खुशनुमा हो गया। गौरी और रुद्र के चेहरे में वापस खुशी छा गई और कुछ ही दिनों बाद रुद्र और गौरी की शादी का दिन आ गया। आज रुद्र दूल्हा बनकर एक राजकुमार की तरह जच रहा था। रुद्र का सुगठित शरीर शेरवानी में बहुत आकर्षक लग रहा था। गौरी भी दुल्हन के रूप में राजकुमारी लग रही थी। जब गौरी रुद्र के पास लाल जोड़े में दुल्हन बनकर आई तो रुद्र की नजरें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। सभी इसी बात पर रुद्र के साथ ठिठोली कर रहे थे। रुद्र और गौरी की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई और रुद्र और गौरी हमेशा के लिए एक पवित्र बंधन में बंध गए। अब वो प्रेमी होने के साथ हमसफर बन चुके थे। शादी के बाद रुद्र के घर में नई दुल्हन के आने पर होने वाली रस्में हो रही थीं। सारी रस्में पूरी होने के बाद रुद्र पहली बार अपने और गौरी के कमरे में जाता है। वो कमरे के अंदर जाता है। कमरा फूलों से सजा होता है। चारों तरफ खुशबू फैली होती है। वह देखता है कि गौरी शादी की थकान के कारण सो चुकी है और इतनी गहरी नींद में सो रही है कि उसे तो रुद्र के आने की आहट भी पता नहीं चली।
रुद्र गौरी की नींद ना खुल जाए, ये सोचकर वह बिल्कुल धीरे धीरे जाकर गौरी के पास बैठ जाता है और अपनी नई नवेली दुल्हन के मासूम चेहरे को निहारने लगता है। सुबह होते ही अलार्म की आवाज़ से गौरी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि रुद्र उसे ही देख रहा है। वो रुद्र की ओर मुस्कुराकर देखती है और कहती है, अरे आप कब आए रुद्र? कल रात को वो तुम सो रही थी तो मैंने जगाया नहीं। गौरी, तो आप पूरी रात नहीं सोए क्या? रुद्र, हाँ, रात भर मैं अपनी चांद से भी खूबसूरत दुल्हन को निहार जो रहा था तो सोने का समय ही नहीं मिला। गौरी हंस पड़ी। तभी रुद्र की माँ गौरी को आगे की रस्मों के लिए गौरी को बुलाने आ गई। रुद्र और गौरी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। कुछ सालों बाद उनके घर में दो नन्ही किलकारियां आ गईं। उन्हें जुड़वा बेटा बेटी हुए। समय बीतता चला गया। अब गौरी और रुद्र दादा दादी बन चुके थे। गौरव की तबीयत खराब होने के कारण रुद्र उसे देखने गया था। गौरव का घर शहर से दूर था। घर पर गौरी और रुद्र की पोती नामकरण संस्कार का आयोजन था। गौरी रुद्र से फोन पर जल्दी आने के लिए कह रही थी। गौरी बहुत खुश थी। क्यों ना होती, दो पोतों के बाद उसके परिवार में पोती आई थी। वो एक बड़ा सा थाल लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गिरते गिरते सीधे नीचे आ गई। उसके सर पर गहरी चोट लगने से बहुत खून गिर रहा था। खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसे पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। रुद्र गौरव के घर में था। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी उसे उसके बेटे का फोन आया। पापा जल्दी आ जाइए, माँ सीढ़ी से गिर गई हैं। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। रुद्र घबरा जाता है और तुरंत घर की ओर रवाना हो जाता है। रुद्र गौरी के सीढ़ियों से गिरने की खबर सुन जल्दी ही शहर के लिए रवाना हो गया। उसने अपने ड्राइवर से जल्दी गाड़ी चलाने के लिए कहा। ड्राइवर तेज गति से गाड़ी चला रहा था। रुद्र बहुत बेचैन था। वो सोच रहा था कि ये गौरी कभी भी नहीं सुधर सकती, हमेशा गिरती पड़ती रहती है। दादी बन चुकी है, फिर भी इतनी समझदार नहीं बन पाई कि अपना ख्याल रख सके। रुद्र के सामने उसकी जिंदगी के सारे पल जो उसने गौरी के साथ बिताए थे, सभी शुरुआत से नजर आ रहे थे। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, पर वो अपने मन को समझा रहा था कि सब ठीक होगा। जिंदगी का इतना समय बीत जाने के बाद भी रुद्र की गौरी के लिए बेचैनी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वो पहले महसूस किया करता था। ऐसा शायद इसलिए कि सच्चा प्यार कभी कम नहीं होता। वो खिड़की से बाहर के नज़ारे देख रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे। बरसात का मौसम था और चारों तरफ हरियाली और सौंधी सौंधी मिट्टी की महक फैली हुई थी। उसे ये नज़ारे देख बार बार गौरी की याद आ रही थी। वो सोच रहा था, गौरी को ऐसा सुहाना मौसम बहुत पसंद है। अभी वो यहाँ होती तो उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान छा जाती और वो कहती, रुद्र मुझे ऐसा मौसम बहुत पसंद है, गाड़ी साइड में लगाओ ना, मुझे सेल्फी लेना है। और मैं उसकी हंसी को देखकर खुश होता रहता। वो ये सोच रहा था कि उसकी गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। उसने ड्राइवर से पूछा क्या हुआ। ड्राइवर ने कहा, साहब मैं देखकर बताता हूँ। ड्राइवर गाड़ी से बाहर आकर देखता है और कहता है, साहब गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, मैं दूसरा लगा देता, पर सर समय लग जाएगा। रुद्र ने ड्राइवर से थोड़ा जल्दी करने को कहा। समय के साथ रुद्र की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार घर पर फोन लगा रहा था, पर नेटवर्क ना होने के कारण उसका फोन नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के सामने गौरी का चेहरा आ रहा था। वो सोच रहा था, पता नहीं कितनी चोट लगी होगी गौरी को, कितना दर्द हो रहा होगा उसे। अगर उसे थोड़ा सा भी लग जाता है तो वो रुद्र रुद्र कहकर पूरा घर सर पर उठा लेती थी। आज पता नहीं क्या हो रहा होगा, कौन संभाल रहा होगा मेरी गौरी को। वैसे सब हैं वहां पर, हे राम जी आप उसे संभाल लेना। रुद्र गाड़ी के बाहर रोड पर घूम रहा था। तभी उसकी नज़र पास के मंदिर पर पड़ी। वो मंदिर के पास गया। वह राम मंदिर था। उसने अपने जूते बाहर उतारे और मंदिर के अंदर गया। उसने श्री राम जी के सामने हाथ जोड़कर हमेशा की तरह गौरी की सलामती के लिए प्रार्थना की और अपना सिर धरती से टिकाकर वंदना की। जैसे ही उसने अपना सर उठाया, उसने देखा गौरी लाल साड़ी पहने सजी सवरी
चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सुबह तैयार होकर सबसे पहले रुद्र के पास आती थी। रुद्र गौरी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने बोला, गौरी तुम यहाँ कैसे, और तुम्हारी चोट कैसी है? तुम कभी भी अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? गौरी रुद्र के इतने सवाल सुन हंस पड़ी और बोली, आप भी ना इतने सारे सवाल एक साथ करते हैं। आइए यहाँ बैठिए, मैं सब बताती हूँ। गौरी रुद्र का हाथ पकड़कर मंदिर में ही बैठ जाती है और कहती है, मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी और आप देर लगा रहे थे तो मैं ही आ गई। आप हमेशा से हर चीज में देर करते रहते हैं, चाहे मुझसे प्यार का इजहार करने की बात हो या मुझे प्यार का एहसास कराने की। रुद्र हंसकर, अरे बाबा मुझे माफ करो, अब कभी देर नहीं करूँगा। मंदिर में रामायण हो रही थी, तभी गौरी रुद्र से बोली, लगता है ये रामायण का अंतिम कांड है, इसके बाद कल से वापस पहले कांड से रामायण शुरू हो जाएगी। रुद्र गौरी की बात सुन बोला, अच्छा तुम भी रोज शाम को रामायण पढ़ती हो, तो तुम्हें तो याद हो गए होंगे सारे कांड। गौरी, हाँ वो तो एक कहानी की तरह होते हैं, आपको भी तो पता है ना सिया राम जी की कहानी। रुद्र, हाँ यार पता है, तुम ही तो मुझे अपने पास बैठा कर पाठ करवाती थी, पर अंतिम कांड मैंने आज तक नहीं पढ़ा। गौरी, मैं बताती हूँ। जब सीता माता का समय पूरा हो जाता है तो वो अपने और राम जी के दोनों बच्चों को राम जी के पास छोड़कर धरती में समा जाती हैं। रुद्र, क्या वो अलग हो जाते हैं और राम जी अकेले रह जाते हैं? गौरी, अरे नहीं, वो अपना समय आने का इंतजार करते हैं और कुछ समय के बाद माता सीता के पास चले जाते हैं। आप ही तो कहते हैं ना, सच्चा प्यार कभी अलग नहीं होता। और मैंने आपको अभी बताया था कि अंतिम कांड के बाद फिर पहला कांड शुरू हो जाता है। अगर मैं पहले राम जी के पास चली गई तो आप परेशान मत हो ना। हाँ रुद्र, मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने ही नहीं दूंगा। गौरी, मैं तुम्हारे लिए भगवान से भी लड़ लूंगा। गौरी, भगवान से लड़ते नहीं हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। और इससे अच्छी बात किसी लड़की के लिए क्या होगी कि उसकी जान उसके हमसफर उसके प्यार की बाहों में निकले। रुद्र, मुझे अब जाना होगा, मैं आपके दिल में हूँ हमेशा, प्लीज मुझे रोकना मत। गौरी उठकर खड़ी हो जाती है। रुद्र उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, वो पकड़ नहीं पाता और गौरी सिया राम जी की प्रतिमा में समा जाती है। रुद्र चिल्लाता रहता है, गौरी रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी रुद्र के कानों में आवाज आती है, साहब उठिए, साहब उठिए, गाड़ी ठीक हो गई है, घर से फोन आ रहा, आपको जल्दी पहुंचना है, गौरी मैडम की हालत ज़्यादा खराब हो गई है। रुद्र नींद से जागता है और देखता है कि वो तो मंदिर में है, सो गया था। वो हड़बड़ाकर उठता है और ड्राइवर से जल्दी चलने को कहता है। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और भागता हुआ गौरी के पास पहुंचता है। गौरी बेड पर लेटी होती है, उसके सर पर पट्टी थी, ऑक्सीजन लगा हुआ था और बोतल लगी हुई थी। रुद्र के कमरे में प्रवेश करते ही गौरी की आंखें खुल जाती हैं। वो इशारे से रुद्र को अपने पास बुलाती है। रुद्र उसके पास बैठ जाता है। गौरी को देख रुद्र की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। गौरी कहती है, मैं कब से इंतजार कर रही थी आपका, आपसे मिले बिना थोड़ी ना जाती मैं। रुद्र, गौरी प्लीज ऐसी बात मत करो। गौरी, मैं तो आपके पास ही हूँ रुद्र, आपके एहसासों में, हर सुबह की पहली किरण में। बस मेरा शरीर जा रहा है। आपने ही तो कहा था, आपने मेरे शरीर से नहीं मेरी रूह से प्यार किया है। आत्मा से किया गया प्यार तो कभी नहीं मरता। रुद्र रोते हुए, गौरी मैं ये सब बातें नहीं जानता, मुझे बस तुम चाहिए। गौरी, दादा बन गए आप, फिर भी बच्चों की तरह रो रहे हैं। मेरा समय इस जन्म में आपके साथ इतना ही था। मेरी राम जी से यही प्रार्थना है कि मेरे हर जन्म में आप ही मेरे प्यार, मेरे हमसफ़र हों। मेरे जाने के बाद आंसू मत बहाना, आपको कसम है हमारे प्यार की। रुद्र, मुझे अपनी बाहों में ले लीजिए। रुद्र गौरी के करीब जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। गौरी कहती है, अपना ख्याल रखना रुद्र, फिर मिलते हैं। और गौरी की सांसें थम जाती हैं। चारों ओर सन्नाटा मच जाता है। परिवार के लोग रोने लगते हैं, पर रुद्र एकदम शांत होकर एकटक गौरी को देखता है, जैसे उसका शरीर सुन्न हो गया हो। रुद्र गौरी की कसम के कारण अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं बहने देता।
गौरी का अंतिम संस्कार किया जाता है। गौरी को दुल्हन की तरह सजाकर विदा किया जाता है। गौरी के जाने के बाद रुद्र अकेला हो गया। वो अपना दर्द किसी से भी बयां नहीं कर पा रहा था, बस अपने आप को किसी तरह गौरी की यादों से बहला लेता था। उसके घर वाले भी उसका मन बहलाने की बहुत कोशिश करते थे। समय बीतता चला गया। रुद्र रोज गौरी की याद में उसी की ही तरह हर शाम रामायण का पाठ करके दीपक जलाता था। हर दिन की तरह रुद्र ने रामायण का पाठ किया और फिर दीपक जलाया और भगवान के सामने नतमस्तक हुआ। जैसे ही वो ऊपर उठा, उसने देखा गौरी सामने खड़ी है और मुस्कुरा रही है। गौरी बिल्कुल वैसी दिख रही थी जैसा रुद्र ने उसे पहली बार देखा था। गौरी ने रुद्र से कहा, चलें रुद्र। रुद्र, कितनी देर लगा दी गौरी, कितना इंतजार कराया मुझे। गौरी ने रुद्र की ओर अपना हाथ बढ़ाया और रुद्र ने उसका हाथ थाम लिया। रुद्र ने अपना शरीर छोड़ दिया और उसकी आत्मा गौरी की ओर बढ़ गई। रुद्र भी अपने वैसे ही रूप में आ गया जैसे वो पहली बार गौरी से मिला था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और प्यार के संसार में खो गए। वहाँ सिर्फ रुद्र और गौरी थे और उनका प्यार। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।